हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, आज हम उसके 8 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले हम 7 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उनकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इससे पहले वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है, क्योंकि इन चैप्टर का क्या आपस में कनेक्शन रहता है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होंगे जिनको मैंने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी है, उस वर्ड का आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रखा है, तो आपको ये जो चैप्टर है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर आप इसके नोट्स भी बनाते जाएंगे तो आपको फ्यूचर में क्या रहेगा, रिवीजन के लिए इजी रहेगा। क्योंकि जब आप एग्जाम में लास्ट टाइम में जब आप एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो अगर आपके पास उसके नोट्स हैं तो आपको रिवीजन में काफ़ी कम टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जाम से एक आध दिन पहले जब हमारा रिवीजन का टाइम चलता है, फाइनल रिवीजन का टाइम चलता है, तब हम पूरी एनसीईआरटी को बैठ के नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो अब जैसे हम 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले हमने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में की ये देखा था कि शासन प्रशासन किस तरीके से चलता है, उसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि जो गांव के लोग होते हैं उनकी आजीविका किस प्रकार चलती है। अब जैसे जो लोग हैं उनके आय के साधन कौन कौन से हैं उसका हम इस चैप्टर में अच्छे से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और रीडिंग करते करते हम इस चैप्टर को समझते जाएंगे। पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। देखो, अब इसमें पहली लाइन ही चैप्टर की यही है कि पहले पार्ट में, अब जब आप पहला पार्ट ही नहीं पढ़ोगे, मतलब प्रीवियस पार्ट ही नहीं पढ़ोगे, तो आपको वो सारी बातें अच्छे से समझ नहीं आएगी। वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वहां की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। मतलब जैसे कि विविधता, हमने इससे पहले विविधता के बारे में पढ़ा था। विविधता का मतलब क्या कि अ, अनेकता का होना, मतलब सब चीज इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल कहने का मतलब समान नहीं है। कोई ज्यादा अमीर है तो कोई गरीब है, ये तो चलो अलग हो गया। विविधता अगर आपको समझना है तो आप इसकी फर्स्ट चैप्टर पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ आने वाला है। और इसमें विविधता के माध्यम से ही बताया गया है कि जो आय के साधन हैं, जो आजीविका के साधन हैं, उनमें भी विविधताएं पाई जाती हैं। तो जो लोग आय के साधन होते हैं वो सबके लिए समान नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। अब किसी के लिए ज्यादा अच्छे हैं, किसी के लिए एवरेज है और किसी के लिए बहुत कम है। अब इसमें एक कलपट्टू गांव की स्टोरी के बारे में बताया गया है, हम उसे देख लेते हैं। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, गड़े, ईंट, बैलगाड़ी, इन सबको बनाना। ठीक है, मतलब खेती के अलावा ये सारा काम भी उधर होता है। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कलपट्टू गांव में कौन कौन सी सेवाएं लोग देते हैं और कौन कौन से व्यवसाय करते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानें बीज और खाद की। तो इसमें बता दिया थोड़ा मार्केट के बारे में। चार दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है कि खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में मिलता है वड़ा, बोंडा, मैसूर पाक। ये सारी साउथ की डिश फेमस हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब चाय की दुकान पे टिफिन मिलता है, टिफिन एज इन कुछ खाने की चीजें। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है, मतलब वो जो लोहार लोहे बनाने का काम करता है वो अपने घर के अंदर ही करता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है।
गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। तो आपने इसमें देख लिया कि लोग आजीविका कैसे करते हैं। एक गांव की स्टोरी दे दी गई कि कोई धोबी है, कोई लोहार है, कोई साइकिल रिपेयर करता है, कोई मकान बनाता है, कोई चाय के बागान उसमें काम करता है, चाय की दुकान पे। इस तरीके से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। जो गांव है वो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान मतलब जो चावल होता है ना, उसकी खेती साउथ में ज्यादा होती है और इसको उगाने के हिसाब से यहाँ पे पानी ज्यादा लगता है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब जो कृषि है वह भी आजीविका का मुख्य इनका साधन है। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। आम और नारियल, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। तो मतलब आपको ये थोड़ा बेसिक ध्यान रखना है कि साउथ में क्या क्या होता है। जैसे धान की खेती होती है, आम ज्यादा होते हैं, नारियल, कॉफी, सॉरी कपास, गन्ना, केला, ये सब कुछ साउथ में ज्यादा होता है। कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू में खेतों से काम करते हैं और वह अपनी आजीविका के बारे में क्या सीख देते हैं, इसका इन्होंने एक सर्वे किया है। आप देख सकते हैं कि ये फोटो दिया गया है, उसमें धान की रोपाई, कितना डिफिकल्ट काम है। आप देखिए झुक के इनको पूरी वो रोपाई करनी पड़ती है। इससे सोच लो उनकी कमर की तो 12 ही बच जाती होगी। हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। तुलसी ये इनसे जाकर सबसे पूछ रहे हैं कि आपके आजीविका के क्या साधन है और किस तरीके से आप आजीविका चलाते हैं। तो ये बोल रही है कि हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास जलकट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। तुलसी अपनी पूरी स्टोरी बता रही है। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। मतलब आप देखिए कि रामलिंगम है, उसके पास काफी जमीन है और उसकी जमीन पर खेती के लिए उसने ऐसे लेबर रख रखे हैं, फार्मर। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जैसे जैसे इनकी पूरी खेती का प्रोसीजर होता है, पहले बुनाई होती है, फिर निराई होती है, मतलब उसमें वो पानी वानी सारा देखना पड़ता है, फिर लास्ट में कटाई होती है जब वो पूरी जो फसल होती है वो बड़ी हो जाती है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डूबे रहने में तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से ये थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। अब इसमें क्या है कि जो इसके गांव में रेट चलती है पर डे की, तो उससे रामलिंगम उसको कम देता है, पर उसको ये बात से ये एश्योर है कि रामलिंगम उसे ही बुलाएगा। ऐसा होता है ना कि कहीं अगर जैसे इसको कम लेबर में मतलब कम चार्ज में कोई दूसरी लेबर मिलती है तो रामलिंगम उसको नहीं बुला के तुलसी को ही बुलाता है। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं होता तो उसे पास की खान के पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। मतलब आपको जैसे कृषि का काम तो किसी पर्टिकुलर सीजन में मिलता है। जब कृषि का काम नहीं होता, जैसे ये कीड़ों पर दवाई छिड़कता है, तो ये क्या करता है किसी और काम की तलाश में इधर उधर विजिट करते हैं। ये पत्थर और बालू के पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से पानी लेकर आते हैं। बोरवेल जो होती है ना, ट्यूबवेल, बोरिंग जिसे कहते हैं, पानी की इनकी व्यवस्था वहां से रहती है। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। अब जैसे आप ये सर्कल देख सकते हैं जिसमें ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बताया गया है। अब जैसे इसमें मई से लेकर जून तक बीड़ा बनाना होता है, फिर अगस्त में रोपाई होती है, सितंबर में निराई होती है और नवंबर दिसंबर के आसपास कटाई होती है। तो मतलब मई से लेकर दिसंबर तक इनको काम रहता है। पर जैसे बीड़ा बन गया, रोपाई हो गई, रोपाई और निराई में 1 महीने का लगभग इनको छुट्टी मिलती है, जिससे ये क्या करते हैं, कुछ दूसरा काम करते हैं। अब तुलसी
अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है। वो बता रही है, हमारी दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। मतलब आप देख सकते हैं कि इनके अगर फैमिली में कुछ दिक्कत आती है तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह आराम से किसी का ट्रीटमेंट करा सके, या अगर कोई फेस्टिवल या किसी की शादी करनी तो कर सके। इनके लिए क्या करना पड़ता है, उनको पैसा लोन पे लेना पड़ता है, मतलब लोन लेना पड़ता है, ब्याज पर पैसा उठाना पड़ता है। और उस ब्याज को चुकाने के लिए जैसे तुलसी ने अपनी गाय बेच दी थी, अब आप सोच सकते हैं कि गाय भी उसकी एक आजीविका का साधन रही होगी। तो ऐसा करके इन पर लोड काफी हो जाता है। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मतलब इनसे कोई पर्टिकुलर ने पैसा नहीं मिलता, पर ये काम इनके लिए करना जरूरी भी है। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उसे गुजारा नहीं होता, घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना ही पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। खेतीहर मजदूर मतलब जो खेतों में मजदूरी करते हैं वो। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। मतलब कोई तो क्या करते हैं, अपनी जो उनके पास जमीन होती है वो खुद पे मजदूरी करते, मतलब खुद पे काम करते हैं। पर कोई कोई ऐसा होता है कि दूसरों की जो खेती होती है, खेती लायक भूमि होती है, उस पर वे काम करते हैं। जैसे तुलसी जो थी वो भूमिहीन मजदूर की तरह काम करती थी। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। अब जैसे अगर वो कृषि कर रहे हैं तो कुछ किसी पर्टिकुलर सीजन में तो उनके पास काम होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि उस सीजन में भी उनके काम नहीं मिलता, तो फिर वो काम की तलाश में कहीं और जाते हैं कि चलो ठीक है, सिटी में जाकर रह के कुछ काम करके चार पैसे कमा लेंगे। अब हम शेखर की स्टोरी देखते हैं। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। मतलब ये देखते हैं कि मैं भी उनकी हेल्प कर लेता हूँ और जब मेरी कटाई का टाइम आता है तो उनसे हेल्प ले लेता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। मतलब जो बीज जिससे धान उगता है और खाद जिससे उनकी उपज अच्छी होती है, तो उधार पर व्यापारी उन्हें वो सब देता है और बदले में क्या करते हैं, वो उन्हें धान बेचते हैं जो मार्केट रेट से काफी कम रेट में उन्हें मिलती है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे सपोज उसने 10,000 के बीज लिए, अब उस 10,000 को पैसे चुकाने के लिए उसे, मतलब वो उसने लोन पे लिया और हो सकता है अगर वो उससे धान ना बेचे तो वो पूरा कैश में ही उसे बीज और खाद बेचे। तो इस तरीके से इनको भी थोड़ी गरज रहती है, तो बदले में उन्हें कम दाम पर अपनी फसल भी उन्हें बेचनी पड़ती है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे। मतलब वो उन्हें रिमाइंड कराता है कि उन्होंने उधार पर लिया है। अब व्यापारी को क्या है, उनका तो धान बिक गया, पैसा तो उन्हें मिलना ही है, तो बदले में क्या करते हैं वे सस्ता अनाज धान ये सब खरीद लेते हैं। मुझे अपने खेत से 40 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका लूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। मतलब अब घर में भी इनके मेंबर होते हैं तो वो बाहर से तो कुछ परचेस करने से रहे, तो वो क्या करते हैं, वही चीज परचेस करते हैं जो इनको घर में भी यूज है। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसीलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। अब इनके पास वो सफिशियंट भी नहीं होता कि वह इतना हो गया और 12 महीना चल जाए। अब क्या होता है, इसका 8 महीना ही चलता है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की सरकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। मतलब पहले तो वो कृषि काम करते हैं, 8 महीने तक का अपना अनाज का जुगाड़ मतलब व्यवस्था करते हैं। उसके बाद वे और पैसों के लिए मिल में काम करते हैं और गाय रखते हैं ताकि उनसे भी उनकी रोजी रोटी चल सके। अब ये कर्ज लेने की बात कर रहा है। कर्ज लेने पर क्या होता है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं।
अक्सर ये जो पैसा होता है वो बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसीलिए इनको कीटनाशक और जो फर्टिलाइजर होते हैं ये सब इनको रखना पड़ता है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। आप देखो, क्योंकि उन्होंने लोन लिया, फसल उगाई, उस साल सपोज बारिश नहीं हुई, तो वो क्या करेंगे? अब उन्होंने तो जो बीज और ये था वो सब उधार पे लिया था। अब वो उधार अलग चुकाना होता है और परिवार को खिलाने के लिए धान अलग से खरीदना पड़ता है, तो उनको क्या होता है, लोन पे लोन ऐसे चढ़ता जाता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। मतलब एक कर्ज को चुकाने के लिए फिर दूसरा कर्ज लेगा, फिर उसको चुकाने के लिए फिर तीसरा कर्ज लेगा। तो कहने का मतलब उस पे कर्ज का बोझ काफी बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर सुसाइड मतलब आत्महत्या भी कर ली। अब हम देखेंगे रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है, जिससे वो शेखर जिसपे वो काम करता है, इसकी पहले वाली स्टोरी में हमने देखा था। और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से लोन लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मील का चावल आसपास के शहरों और व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनको अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब आप देखिए वो क्या करते हैं। अब रामलिंगम जैसे लोग क्या करते हैं कि जो बीज और खाद होते हैं वे किसानों को बेचते हैं। बदले में उन जो पैसा होता है उतना वे धान खरीदते हैं। इनके पास धान की मिल भी है और ये जो धान है वो आगे क्या करते हैं, महंगे रेट में आगे वाले शहर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो इससे इनको क्या होता है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। पर वैसे ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है, पर दूसरों के लिए जो जो गरीब किसान है उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। अब देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हो गए। अब जो तुलसी थी वो खाली दूसरों की जमीन पर मजदूरी करती थी, उसके पास खुद का कुछ नहीं था। उसके बाद जो शेखर था उसके पास थोड़ा बहुत मतलब अपनी जमीन थी, जैसे 20 एकड़ उसके पास जमीन थी। तो वो क्या करता था, उस पर खेती करता था, पर उसके लिए बीज और खाद के लिए उसे लोन पे ये सब लेना पड़ता था। फिर उस लोन को चुकाने के लिए उसे उस व्यापारी को धान मतलब देना पड़ता था, बदले में उसको अपना अनाज देना पड़ता था उनको। तो ये हो गए कि छोटे किसान। और उसके बाद थे रामलिंगम जैसे बड़े किसान, जिनके पास खुद की भूमि भी है, मील भी है और बीज और खाद देने के लिए उनके पास अपना खुद का स्टोर भी है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। मतलब उन्हें जैसे निराई, कटाई, बुनाई, रोपाई इन सब के लिए उन्हें रखा जाता है और बदले में उन्हें कुछ मजदूरी दी जाती है। तो उनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीन पर जाके मजदूरी करेंगे और बदले में उन्हें पैसा मिलेगा। इनमें से कई भूमिहीन है और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। मतलब किसी के पास कोई तो दूसरी भूमि पर काम करता है, कोई अपनी भूमि पर काम करता है, ऐसा। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। मतलब उनके पास ऐसा है कि इतनी भूमि है कि खाली वह 8 महीने तक अपने घर का राशन चला सकते हैं। इसके अलावा उन्हें फिर किसी दूसरे काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। मतलब भारत में क्या है कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, जो विविधता है, वो काफी ज्यादा है। इकोनॉमी मतलब भारत की ओवरऑल ओवर इकोनॉमी अच्छी है, पर जो अमीर है वो बहुत जैसे देश के 5% लोगों के पास 95% संपत्ति है और जो 95% लोग हैं उनके पास 5% संपत्ति। मतलब अमीर बहुत अमीर हैं और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। एक किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है और कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना आदि। ये सारा काम उनका रहता है। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ
लोग जंगल की उपज और पशु आदि पर निर्भर कर रहते हैं। जैसे मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। जंगल की उपज और खेती। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय के में मदद करते हैं। मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप ये सारे काम कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। इसी तरह सहकारी समितियों को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। मतलब ये तो हमने इससे पहले हमने साउथ के गांव के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसमें धान की खेती और ये सब किया जाता है। अब यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। ठीक है, इससे पहले हम ये नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती के बारे में देख लेते हैं, फिर उस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। यह एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। यह नागालैंड के एक फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती का मतलब क्या होता है कि पहाड़ होता है, उनकी जैसे ढलाऊ जमीन होती है। ठीक है, तो उन ढलाऊ जमीन को क्या करते हैं, वे ऐसे फ्लैट कुछ हिस्सों में बांट देते हैं और उस जो भूमि होती है ना उसको सीढ़ी का आकार दे देते हैं। फिर उस पे वे कृषि करते हैं। तो क्या होता है, जैसे पहाड़ के टॉप पे पानी अगर कभी आता है तो पानी बह बह के उस पूरे इलाके में जाता जाएगा, तो कम पानी में अच्छी सिंचाई इनकी हो जाएगी और पानी वेस्ट नहीं जाएगा। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए और चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। अब क्योंकि चावल की खेती में मैंने आपको पहले बताया पानी बहुत चाहिए, तो सीढ़ीनुमा खेती में क्या करते हैं, ये पानी स्टोर कर लेते हैं। जैसे पानी ऊपर से बहता हुआ आता है और उसके आसपास वे टुकड़े लगा लेते हैं जिससे वो पानी स्टोर रहता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। तो ये इनका पूरा प्रोसीजर है नागालैंड में किस प्रकार वे चावल की खेती करते हैं। अब हम अरुणा और पारिवेलन की स्टोरी के बारे में देखते हैं। जो पुदुपई थे वो कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और केटामरन। केटामरन क्या होता है कि जो मछुआरे होते हैं उनकी मछली पकड़ने के लिए एक खास छोटी नाव होती है जिसे केटामरन कहते हैं। वर्ड आपको नोट करना है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे केटामरन मछलियां पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती है। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे केटामरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए। ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं, ये किस तरह का काम रहता है और आज वे तूफान में फंस गए हैं। आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठा के रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। नीलाम मतलब जैसे किसी को वो अपना दाम बता के बेच देते हैं। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। मतलब इसमें ये पूरा बताया गया है। 3 हिस्से उन लोगों में बढ़ जाता है जो मछली पकड़ने जाते हैं। अब जिनकी नाव और जाल है, जैसे 100 रुपए मिलता है तो 75 रुपए मिलेंगे जिसने मछली पकड़ी और 25 रुपए मिलेंगे जिसका नाव और जाल है। क्योंकि जो कैटामरन और उसका इंजन हमारे हैं तो हिस्सा भी हमें ही मिल पाता है, क्योंकि वो सारा उसको मेंटेन रखते हैं। तो 25 रुपए वो लेंगे, 75 वो लेंगे। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामरन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां पकड़ पाते हैं। क्योंकि इसमें इंजन लगा होगा तो वो जो नाव होगी वो ज्यादा आगे तक इजीली चल पाएगी बिना किसी मेहनत के। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं।
मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी जाल ऐसे उलझ जाती है जिसमें वो मछली पकड़ते हैं। तो शाम के टाइम में वो होती है, बाकी जो उसकी नीलामी होती है वो 12 बजे तक वे दिन के कर लेते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते, क्योंकि मछलियों के प्रजनन का समय रहता है। तो वे उस टाइम पे मछलियां नहीं पकड़ते। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये मछली बेचने का काम चल रहा है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। अब वही बात हो गई कि वह उससे खाद और बीज लेता था, तो धान उसे बेचना पड़ता था, और ये जैसे किसी व्यापारी से अगर उधार लेते हैं तो उन्हें कम दाम पर उन्हें ही मछली बेचनी पड़ती है, ताकि वह उनका उधार उतार सके। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान होता। अभी कभी कोई आपदा आ जाती है और बाकी 4 महीने जो वे फ्री रहते हैं, तो उन पे, जैसे ये रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग होते हैं, तो 4 महीने उनको किसी और काम की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और कटाई। जैसे उसमें आपको इससे पहले एक सर्कल में जैसे 12 महीने बताए गए थे, और उसमें अलग अलग प्रोसीजर का अलग अलग टाइम था कि इस महीने में कटाई होगी, इस मतलब रोपाई होगी, इसमें बुनाई होगी, इसमें निराई होगी। ऐसा फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर है। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। मतलब जैसे कि किसी किसी के पास पानी, जो सिंचाई का साधन, वो खाली वर्षा पर ही डिपेंड रहता है। जैसे बारिश आएगी तभी उनकी सिंचाई हो पाएगी, तो इसीलिए ये प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। और जब इनको पानी नहीं चाहिए, अगर तब बारिश आ जाती है, तब भी फसल का नुकसान हो जाता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर ये काम है तब बिजी रहेंगे, बाकी लोड इतना नहीं रहता। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर रहते हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं। जैसे कोई अगर खेतीहर मजदूर है, मतलब भूमिहीन मजदूर है, उसके पास खुद की भूमि नहीं है, तो मतलब उसके पास हार्ड वर्क तो वो उतना ही करता है जितना दूसरे मजदूर करते हैं, पर उसे मजदूरी कम मिलती है। कोई मजदूर ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की जमीन है, तो वो अच्छा खासा हार्ड वर्क करते हैं, तो उससे उनको उतना ही अधिक रिटर्न मिलता है। तो ये सारा उनकी जो कंडीशन है उन पे भी डिपेंड करता है। कुछ किसानों को अपनी फसल और उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। जैसे ये इससे पहले 2-3 स्टोरी में ये बात आ चुकी है कि जिससे आपने उधार लिया, आपको अपनी फसल, मछलियां सब उन्हें ही बेचनी है। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लेना पड़ता है जब उसके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों में फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसान, खेती और मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव के हस्तशिल्प में का काम करके लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। मतलब जो कृषि पर डिपेंडेंट है, वे बाकी टाइम पर फ्री रहते हैं और काम मिलने पर भी उन्हें काम नहीं मिलता, तो इस प्रकार उन्हें लोन लेना पड़ता है अपनी घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और अगर वो उस लोन को नहीं चुका पाते तो लोन चुकाने के लिए फिर लोन लेते हैं। इस प्रकार वे क्या करते हैं, कर्ज के बोझ में दब जाते हैं, और ज्यादा कर्ज होने से काफी सारे किसान तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार गांव के लोगों की आजीविका चलती है और उन आजीविका के कौन कौन से साधन हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।